हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में हमारे जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो जी हैं, हमारे बगमारा के प्रत्याशी दीपक रवानी जी हैं, युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष कुश महतो जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता प्रकाश महतो जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता जयदेव जी हैं, सलाउद्दीन जी हैं। बात करिए। और इस प्रेस वार्ता को बुलाने के लिए पीछे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभी फिलहाल हमारे सामने नगर निगम चुनाव है और नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी के जितने भी धनबाद जिला में हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबका ये मानना था कि चूंकि ये दलीय आधार चुनाव नहीं है, पर एक समर्थित उम्मीदवार जेल कैंप की ओर से भी रहना चाहिए। उसी के कारण आज हम लोग ये प्रेस वार्ता रखे हैं कि हमारा एक समर्थित उम्मीदवार रहेगा जेल कैंप की ओर से। बस पार्षद में उतरवा रहे हैं या मेयर चूंकि नहीं, नाम की घोषणा के लिए ही ये प्रेस वार्ता है। और चूंकि धनबाद में हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ जो नगर निगम क्षेत्र में है, वो भी मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक थे कि किस तरह से हम लोग नगर निगम चुनाव को लड़ेंगे। और इसी दरमियान आज हम लोग इस प्रेस वार्ता को रखे हैं और हमारा प्रत्याशी आज इस प्रेस वार्ता में घोषित होगा। कौन है? हमारे पार्टी की ओर से हमारे समर्थित उम्मीदवार रहेंगे प्रकाश महतो जी और प्रकाश कुमार जी। चूंकि अब जेएलके में एक विजनरी लीडरशिप के लिए आप लोग सब जानते हैं, जेएलके पूरे झारखंड में एक विजनरी लीडरशिप के लिए जाना जाता है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रकाश कुमार जी के नाम को समर्थित उम्मीदवार के रूप में पेश कर रहे हैं। प्रकाश जी के प्रोफाइल के बारे में कुछ बताएं, वो पहले से किस रूप में काम कर रहे हैं? चूंकि प्रकाश जी फिलहाल अगर देखा जाए तो पार्टी में हमारे वो केंद्रीय प्रवक्ता ही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर उनके प्रोफाइल को देखा जाए तो ये नगर निगम क्षेत्र के लिए काफी सुटेबल है, चूंकि ये अर्बन डेवलपमेंट में बाहर काम किए हुए हैं। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो NITN है, उसके बाद दूसरे देशों में भी इन्होंने काम किया है। और इनका फोकस जो है, अभी तक जो इनका काम था वो नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर ही उन्होंने काम किया है। तो पार्टी ने उसी को देखते हुए इनके नाम को हम लोग आगे किए। धनबाद वासियों को कैसे लाभ मिल पाएगा अगर ये बतौर मेयर चुने जाते हैं? देखिए, अभी तक जो धनबाद के वर्तमान में चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सबका विजनलेस दिखता है। हमारी ओर से अगर देखा जाए तो विजनलेस पॉलिटिक्स जो है वो दिखता है। तो हमें लगता है एजुकेटेड लोग अगर आएंगे इस क्षेत्र में, एजुकेटेड लोग अगर आएंगे शहर के विकास में अपना योगदान देने के लिए, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में धनबाद वासियों को इसका लाभ पहुंचेगा। शहर में जेल कैंप उतना नहीं है दिखता है। देखिए, ये जो है धारणा आज से अगर हम 1 से 1.5 साल पहले अगर कहें तो ये धारणा थी, पर शहर में आज कोई भी समस्या अगर शहर में होता है ना, शहर के किसी भी अस्पताल में आप चले जाइए, शहर के किसी भी ऑफिस में चले जाइए, जेल कैंप के द्वारा जितनी समस्याओं का निदान होता है, हमें नहीं लगता किसी और पार्टी के द्वारा होता है। तो जेल कैंप अब 1 साल पहले आप कह सकते हैं शहर में कमजोर थी, पर अभी फिलहाल देखा जाए तो जेल कैंप ही एकमात्र पार्टी है जो शहर में एक्टिव है। क्या जेल कैंप मेयर प्रत्याशी के साथ साथ वार्ड पार्षद प्रत्याशी भी उतारेंगे? अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो इस पर चिंतन मंथन बन रहा है, पर अधिकतर उसमें अधिकांश चांसेस रहेगा कि हम लोग केवल मेयर पे ही फोकस करेंगे और केवल उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर हमारे कार्यकर्ता डिमांड करेंगे कि हाँ हमारे मेयर के प्रत्याशी क्योंकि ये दलीय आधार चुनाव नहीं है, तो ऐसा नहीं कि जेल कैंप जितने नगर महानगर हैं जहां भी नगर निगम चुनाव हो रहा है तो वहां पर प्रत्याशी देगी। जहां पर हमारे कार्यकर्ता कहेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से एक स्वर में जहां आवाज आएगा, वहां पर जेल कैंप प्रत्याशी देगी। निश्चित तौर पर आप लोग प्रकाश जी के लेबर को इधर थोड़ा माइक
बहुत सारा हो गया। प्रकाश जी, ये बताइए, पार्टी आपको समर्थन दे रही है मेयर चुनाव लड़ने के लिए और आप भी जिज्ञासा जाहिर किया लड़ने के लिए, तो किन मुद्दों को लेकर नगर निगम चुनाव में मेयर के पद पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जैसे मुद्दे तो देखिए शहर के अंदर बहुत हैं। पहले तो मैं तमाम मीडिया बंधुओं को सबको धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने समय निकाला यहाँ आए और हम लोगों का जो ये प्रोग्राम था इसको आपने सक्सेसफुल बनाया। और पार्टी के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद कि उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया कि हम लोग किस तरीके के कैंडिडेट को आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी लगे और भी लोग थे जिन लोगों को लगा कि जो उम्मीदवार हो सकते हैं, उन लोगों में से फिर एक नाम निकल के आए जिसको फाइनली केंद्रीय अध्यक्ष जी ने ओके किया कि हाँ ठीक है, अब आप इन कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे सुशील जी ने पहले बताया कि ये दलीय आधारित चुनाव नहीं है, बट पार्टी एक प्रेजेंस बनाने के लिए और साथ ही साथ अपने सारे एजेंडा जो भी हमारे पार्टी जो काम करती रही है उसको धरातल पर उतारने के लिए अपनी प्रेजेंस बनानी जरूरी है। तो इसलिए मुझे अडॉप्ट सेलेक्ट किया गया। अब यह है कि जो यहाँ के मुद्दे हैं मेनली, अब हम लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी संवैधानिक पार्टी है, तो इसमें हर किसी के आइडियाज को लिए जाते हैं। जैसे हमारे अगर एक विधायक है तो सिर्फ उसका आइडिया नहीं होता, ये पूरे पार्टी का आइडिया होता है। वैसे आज अगर मेयर इलेक्शन में मैं आया हूं तो ये सिर्फ मेरे आइडियाज नहीं है, ये पूरे पार्टी के आइडियाज है जो आगे इंप्लीमेंट होंगे। तो हम लोगों ने सोचना ऐसे शुरू किया कि आप जब सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, उसके बीच में सारी जो आपकी दिनचर्या है उसमें कहाँ कहाँ ऐसी चीजें अफेक्ट होती है जो नगर निगम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या जो एक मेयर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अब आप समझिए कि अगर आपको सुबह उठने के बाद पानी चाहिए तो क्या आपके घर पे नगर निगम की तरफ से कोई पाइपलाइन की सप्लाई है या नहीं है? अगर नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन नगर निगम ऑफिस तक पहुंचे और वहां पे पाइपलाइन की सुविधा हो। उसके बाद अगर आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो आपके घर के पास कोई पार्क है या नहीं है जहां आप मॉर्निंग वॉक जा सके, जहां फ्री एंट्री हो। तो अगर नहीं है तो पूरे 55 वार्ड में फिर मॉर्निंग वॉक के लिए एक प्रॉपर प्लेग्राउंड, एक वॉकवे इस तरह का बनाया जाएगा। उसके बाद जब आप निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए जाते हैं तो क्या ट्रैफिक व्यवस्था वैसी है या नहीं है? अगर प्राइवेट कार से आप जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप सक्षम है। जो लोग सक्षम नहीं है उनके लिए आप ऑल्टरनेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड क्या दे पा रहे हैं ताकि वो अपने घर से ऑफिस जा सके? सिटी बस सुविधा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऑटो और टोटो के भरोसे हैं, बट क्या वो वेदर कंडीशन के लिए सूटेड है? कोई भी एक छोटा बच्चा, कोई भी एक औरत, कोई भी एक बूढ़ा इंसान क्या इस ठंड में खुले ऑटो में जाना पसंद करेगा? बारिश के मौसम में क्या वो जाना पसंद करेगा? शायद ज्यादातर जवाब आएगा नहीं। तो इसलिए हम लोग सिटी बस को फिर से इंप्लीमेंट करेंगे और सस्टेनेबल मोड पे लेके चलेंगे, मे बी पीपीपी मोड पे भी लेके आए, जिससे कि हम लोग उसको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करवा पाए। अब उसके बाद ट्रैफिक के बाद फिर हम लोग आते हैं कि अगर बिजली की समस्या यहाँ पे है, शायद वो नगर निगम के अंदर नहीं आता है, लेकिन जहां पे हमारी डेफिसिट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में, जैसे मेरे घर में तो हर दिन का प्रॉब्लम है सरायडेला में, सुबह करीब 8 बजे 9 साढ़े 9 बजे तक जो पीक टाइम होता है आपके यूज का, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, आप गीजर यूज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग एक ऑल्टरनेट मोड और देखेंगे कि क्या हम लोग सोलर सिस्टम या सोलर इस तरह के हम लोग पैनल्स लगवा के या इस तरह का छोटा छोटा सोलर यूनिट्स लगवा के डिफरेंट वार्ड्स के अंदर, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें, न्यू बिजनेस को लेके आए और वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट है क्या हम लोग उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो एक तरीके से नगर निगम के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का एक मॉडल डेवलप हो जाएगा कि हम लोग ये भी कर सकते हैं। बाकी फिर पर्सनल सेफ्टी, इन चीजों को लेकर जब आप सड़क पे आते हैं तो क्या स्ट्रीट लाइटें सब जगह है या नहीं है? जहां पे नहीं है उसका फीडबैक लिया जाएगा, उन एरियाज पे काम किया जाएगा। कि आपके घर तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, आपके घर तक एक्सेस है या नहीं है? अगर वो नहीं है, वो फीडबैक लेने के बाद फिर उस पे काम किया जाएगा। तो हम लोगों ने एक हर इंडिविजुअल के लाइफ को पूरा स्कैन करके जहां पे नगर निगम या एक मेयर बदलाव ला सकता है, उन सारी चीजों को हमने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट और ड्राफ्ट किया है जो हमारे प्लानिंग में है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे कई दिक्कत जो है अपने उम्मीदवार अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा चुनाव है जहां पे मुझे लगता है, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सारे पब्लिक को, हर एक इंडिविजुअल को ये कहना चाहूंगा कि इन सारे दिग्गजों में से बहुत लोग हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। तो उनके टेन्योर में अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा बदलाव आया है या आपको लगता है उनसे उम्मीद है, तो डेफिनेटली उनको वोट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई एक एजुकेटेड मेयर आपके सामने हो, जहां कि कम से कम आप जिस पे फेथ कर सके, जहां जिस मेयर से मिलने में आपको डर न लगे, ठीक है। जब आप दिग्गज कहते हो तो दिग्गज में बहुत तरीके के होते हैं, जहां धनबल भी होता है, जनबल भी होता है, बहुत चीजें होती है, बाहुबल भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीजों से ऊपर किसी को निष्पक्ष रूप से सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर मैं देखता हूं कि शायद जनता प्रेफर करेगी कि एक कोई पढ़ा लिखा इंसान जो अपने
एक सेट करियर को कॉम्प्रोमाइज करके और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया है, इसलिए कि कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, जो हमारी जेल कैंप पार्टी जिस चीज के लिए जानी जाती है। का माहौल बन जाएगा। ये मैं तो ओपन कहना तो बहुत मुश्किल है, मुझे भी डर है। अभी आपको मेजर क्या लगता है, क्या कमी है मेजर धनबाद नगर में जो आम जनता को चाहिए? ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार है धनबाद, बिल्कुल तो उसको बिल्कुल। कैसे दुरुस्त करेंगे? लोग आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं, फिर वही स्थिति जनता को झेलना पड़ता है। तो देखिए, ड्रेनेज सिस्टम का, जैसे मैं एक सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन हूँ, टोटल 20 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, और उस 20 साल में मेरा मास्टर्स डिग्री भी इंपीरियल कॉलेज लंदन से है। तो मैंने और करीब 26 देशों में मैं विजिट कर चुका हूँ, 3 देशों में मैंने काम किया है, तो मैं देखता हूँ कि दूसरे देशों में सिस्टम्स कैसे काम करती है। तो जैसे ड्रेनेज का आपने बताया, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कुछ समय पहले, शायद लास्ट ईयर, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से एक सिंपोजियम टाइप रखा गया था, जहां जनप्रतिनिधि भी थे, कुछ जनता के लोग भी थे, कि आखिर ये ड्रेनेज सिस्टम या स्पेसिफिकली दहिया में रानी बांध के आसपास जो फ्लडिंग हो जाती थी रोड पे, उसको सॉल्व कैसे करें। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था जो मैंने किसी और कंट्री में देखा, जैसे हर कैटेगरी के रोड और हर कैटेगरी के ड्रेन का एक ओनरशिप होता है। जो वहां के एक्सप्रेसवेज है, नेशनल हाईवेज हैं, वो वहां की जो सेंट्रल अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर आती है, उसका पूरा रख रखाव वो करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल के रोड आते हैं, जो जिसको डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं, उसका सारा देख रेख, मेंटेनेंस, उसका कंस्ट्रक्शन वहां की रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। और उसके बाद जो सबसे छोटी जो सड़कें हैं या छोटी नालियां हैं, वो म्युनिसिपल करती है। तो हर तरह के नालों का डेफिनेशन और ओनरशिप डिफाइंड है। यहां भी हमारे पास डिफाइंड है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको नहीं देखते हैं। अगर प्रॉब्लम रानी बांध में है तो वहां पे रोड का लेवल ऊपर कर दिया, पानी कहीं भी चला जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट जो हमारे माइंडसेट में, जो हम लोग करना चाहते हैं कि हम लोग एक पूरा स्टडी एरिया का, जो पूरे 55 वार्ड है, इसका एक मैपिंग करवाना चाहते हैं। आजकल मैपिंग के बहुत तरीके हैं, आप ड्रोन के थ्रू करवा सकते हैं, पूरे एरिया का एक 3D मॉडल बनवा सकते हैं। उस 3D मॉडल के अंदर आपको ये पता चलता है कि लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स कहां कहां है। पानी हमेशा हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ ट्रैवल करता है। उस हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक ट्रैवल करने के बीच में जितनी भी एरियाज आती हैं, नीलांचल कॉलोनी देखिए, एक बारिश में पूरा ग्राउंड फ्लोर डूब जाता है। तो उन एरियाज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हमारे ड्रेनेज को फिर हम लोग आउटफॉल कहां बनाएंगे? हमारे पास पंपू तालाब है, हमारे पास रानी बांध है, हमारे पास आउटफॉल लोकेशंस हैं। उनको आइडेंटिफाई करके हाई पॉइंट से उन लो पॉइंट तक ले जाने के लिए जो ड्रेनेज की सुविधा चाहिए होगी, चाहे हमें कंक्रीट का ड्रेन बनाना पड़े, चाहे हमें जो आजकल डक्टाइल आयरन की पाइप्स बनानी पड़े, तो जो भी जरूरत पड़ेगी वो उस तरीके से उसका मैपिंग करके एक स्टडी करा के प्रॉपर एक कंसल्टेंसी कंपनी को लेके आया जाएगा, जो डीपीआर बनाएगी, कॉस्ट एस्टिमेट बनाएगी, फिर उसको कंस्ट्रक्शन स्टेज तक लाया जाएगा। समीकरण क्या रहने वाला है आप लोगों का? बातें तो अच्छी कर रहे हैं, सुझाव भी अच्छी दे रहे हैं, पर चुनाव तो समीकरण से जीते जाते हैं। इन्हें कोर वोटर मानते हैं। ये कोर वोटर सारी पब्लिक है, ये त्रस्त सभी हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो किसी भी अंग से हो। अब कोई कहता है, कोई कहता है मैं फॉरवर्ड कास्ट को लेके चल रहा हूं, उनके वोटर्स को, कोई कहता है मैं ओबीसी वर्ग को लेके चल रहा हूं, कोई कह रहा है मैं मुस्लिम वर्ग को लेके चल रहा हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सड़क में फंसते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप फॉरवर्ड है, आप बैकवर्ड है, आप मुस्लिम है, आप कौन से कम्युनिटी से आते हैं। जब आपके घर पे पानी घुस जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कम्युनिटी से आते हैं। मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स बताए या जितने भी सोल्यूशन बताए, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप सुबह मॉर्निंग वॉक पार्क में जाते हैं, कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक आदमी नहीं जाता, वो हमारे जैसे लोग जाते हैं। जब आपके घर पे पानी घुसता है, पानी किसी कम्युनिटी को देख के उसके घर नहीं घुसता, फिर वो हर पब्लिक के लिए होता है। इसीलिए मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई मुझे मेरी कम्युनिटी देख के वोट करना चाहता है तो आप प्लीज मेरी योग्यता और मेरे विजन पे वोट करें, सिर्फ मेरी कम्युनिटी को देख के वोट ना करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है किसी से। दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं। जेलकम भी उतारी है जी। तो जेलकम के अलावा कौन सी ऐसी संस्था है या कोई सा सामाजिक संगठन है जो आपको इस चुनाव में अग्रसारित करेगी और सपोर्ट करेगी? अगर जो अभी तक आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो भी मैं अपना विजन बता पाया हूं सबको, अगर लगता है कि आप कुछ बदलाव देखना चाहते हैं अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में, तो फिर मुझे लगता है कि सारे दलों को एक साथ आके आप अपने डेफिनेटली मॉरल सपोर्ट तो कीजिए अपनी पार्टी को, लेकिन अगर एक्चुअल में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे के साथ जाइए जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई ऐसा बैकअप नहीं है, जिसकी राजनीति मजबूरी हो। राजनीति हमारे लिए एक सेवा है, हम सेवा करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा सारे पार्टीज को आगे आके अगर जरूरत पड़े तो फिर किसी ऐसे कैंडिडेट के लिए वोट कीजिए जो एक्चुअल में बदलाव ला सके। थैंक यू। सुशील जी, एक सवाल आपसे, माइक
आप आ जाइए इधर, आ जाइए। जैसे इस चुनाव में चर्चा हो रही है कि सांसद ढुल्लू महतो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और अभी हाल में आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आपने बताया कि सांसद महतो की पत्नी डुमरा अस्पताल में कार्यरत है, वो सेवा नहीं देती है, घर में रहती है। मैं सेवा नहीं देती, मैंने ये नहीं कहा, ये जांच का विषय है। आप लोग मीडिया कर्मी, आप लोग जाकर, हाँ, आप लोग जाकर देखिए, जांच कीजिए। लेकिन जहाँ तक जानकारी है वो कार्यरत है। अब वो किस रूप में सेवा दे रही है नहीं दे रही है अलग विषय है, उनके पास पर्याप्त टाइम है या नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि वो मैदान में आए, मेयर का चुनाव लड़े। तो ऐसी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में आप अभी चर्चा कर रहे थे। ढुल्लू महतो की पत्नी अगर चुनाव मैदान में उतरती है तो क्या सीन देखते हैं आप? ये सबसे पहले तो जिस पार्टी से वो आती है, वो कहती है कि परिवारवाद को, भाजपा जो है भारत के लोकतंत्र का जो अभी स्तंभ, जो भाजपा ने अभी जो चुनाव जीतकर जो भारत में अपना जो लोकतंत्र में वो लोग हैं, तो भाजपा का कहना है कि परिवारवाद हम खत्म करके आज सत्ता में आए हैं। तो अगर परिवारवाद को बढ़ावा, अगर निश्चित तौर पर अगर वो आती हैं तो परिवारवाद को एकदम, मतलब अभी फिलहाल देखा जाए तो अभी फिलहाल भी परिवारवाद उस पर हावी है। और अगर मैं तो कहता हूँ सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर बन जाए, पार्षद बन जाए, मुखिया बन जाए, सब वहीं से आ जाए तो इससे जनता का कल्याण नहीं होगा। और जनता के कल्याण के लिए जब तक आम लोग सत्ता में आएंगे, आम लोग आम जन समस्याओं को समझेंगे नहीं, तब तक जनता की समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। अच्छा, उनको चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना? नहीं, सबसे पहले तो जब तमाम मीडिया बंद हुआ है तो सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहेंगे हमारे धनबाद के सांसद महोदय को, आकर वो धनबाद में रहें, धनबाद की जनता को बागमारा जाना ना पड़े। धनबाद के सावित्री देवी को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? निश्चित लोकतंत्र है भैया, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, आकर चुनाव लड़े, स्वागत है, जनता जवाब देगी। अगर जनता उनको स्वीकार करेगी, जनता अगर चाहती है एक परिवार के सांसद रहे, एक परिवार का विधायक रहे, एक परिवार का मुखिया रहे, एक परिवार का मेयर रहे, एक परिवार का वार्ड पार्षद रहे, तो जनता स्वीकार करेगी तो हम लोग भी सहर्ष स्वीकारेंगे। सांसद है तो हम लोग सहर्ष स्वीकार कर उनको सांसद मानकर, जब भी जन समस्याएं आती है धनबाद की तो फोन लगाता हूं मैं खुद। लेकिन रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि सांसद जी अगर धनबाद में रहें, धनबाद की जनता परेशान है, धनबाद की जनता को जब समस्याएं आती हैं तो बागमारा जाना पड़ता है, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आकर धनबाद में रहें। बागमारा का मोह माया नहीं छोड़ रहे। देखिए, किसी भी आदमी को अगर राजनीतिक जीवन में रहना है ना, तो परिवार का जो मोह माया है, पारिवारिक मोह माया से निकल कर आना पड़ेगा। तो सांसद जी को भी यही रिक्वेस्ट रहेगा। आप लोकसभा में नहीं है, मतलब अपने लोकसभा तो वो गिरिडीह लोकसभा में है, लोग धनबाद की समस्याओं को लेकर वो गिरिडीह लोकसभा जनता जाएगी, फिर धनबाद के लोग धनबाद की जनता को वोट, धनबाद के कोई प्रत्याशी को वोट करेंगे, गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी को क्यों वोट करेंगे? लेकिन जिस अस्पताल में वो कार्यरत है उनको आते जाते काम करते कभी देखा? देखिए, चूंकि वो मेरा कार्य क्षेत्र में है नहीं, मेरे घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर में है, तो मैंने ये जनता के सामने रखा है। और आप लोग भी चूंकि मीडिया पर्सन है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो आप लोग जाकर उस अस्पताल में जांच कीजिए, कोलियरी में जांच कीजिए कि वो कार्यरत हैं कि नहीं, उनके अटेंडेंस सीट को देखिए, उनका आजकल तो बायोमेट्रिक चल रहा था, उस पर जाकर पत्र जारी करके दिखाया था कि वो कार्यरत है। हाँ, कार्यरत है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या, उन्होंने खुद कहा है अपने, मैं कोई रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं किया था, उनका जो चुनावी हलफनामा है उसको मैंने निकाल कर जनता के सामने पेश किया था, तो निश्चित तौर पर वहाँ कार्यरत है। ड्यूटी क्यों नहीं करती वो मैं नहीं जानता, वो मैं नहीं जानता हूँ। सर, JLKM क्या धनबाद के अलावा भी कहीं अपने मेयर प्रत्याशी खड़े करेंगे? देखिए, फिलहाल अभी जो है, मैंने पहले भी कहा कि आपसी तालमेल, आपसी समन्वय हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जब जहां जहां बन जाएगा, उसके बाद, चूंकि ये दलीय आधार चुनाव नहीं है कि हम लोग अपने दल से किसी को सिग्नेचर करके और एक प्रत्याशी बना रहे हैं, तो जहां पर कार्यकर्ताओं का, जहां पर आपसी समन्वय बनने के बाद जो जहां से नाम आएगा, एक स्वर में जहां नाम आएगा, वहां पर निश्चित तौर पर JLKM अपने समर्थित उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा का खुद का परिवारवाद कभी नहीं दिखता, आरोप वो दूसरे पर लगाती है, तो आप
इस रूप में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भाजपा में कई लोग आए जो परिवारवाद से जुड़े हैं, लेकिन वो दूसरे के परिवार को उठाते हैं। ये अपनी कमियों को दिखाने के लिए लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं, और उंगली उठाते उठाते वो खुद उसी में, मतलब होता है ना कि माफियाओं से लड़ते लड़ते आप कब खुद माफिया बन जाए, ये समझ नहीं पाते हैं। तो सेम वही हाल है। सारा माफिया वाले इशारा जो भी माफिया, खुद को माफिया जो मानते हैं, जो काफिला में चलते हैं, जो सेम नंबर प्लेट के 10 गाड़ी लेकर चलते हैं, वो माफिया है। गरीब जनता कभी माफिया नहीं होती। थैंक यू।